हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरत है, आवश्यक है, मैंडेटरी है, जिसके बिना क्लासरूम को बेहतर कर पाना, विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। या यूं कहें कि निजी ज़िंदगी में भी हम बेहतर नहीं कर पाते। आज हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग स्ट्रेटजीज, शिक्षण रणनीतियाँ। जब एक शिक्षक क्लास में इंटर करता है, उससे पहले भी बहुत सारी तैयारियां करता है, क्लासरूम में भी बहुत सोच समझ करके अपनी एक्टिविटी करता है। जितने भी वो सोच समझकर कदम उठाता है, तरीके यूज़ करता है कि विद्यार्थियों तक बेहतर डिलीवरी सिस्टम हो सके, नॉलेज पहुंच सके, वो सब जितने तरीके हैं वो रणनीतियां हैं। हम अपने निजी जीवन में भी करते हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, या कोई भी है। हर व्यक्ति रणनीतियों के तहत काम करता है, और जो रणनीतियों के तहत काम नहीं करता है वो हो सकता है सफल भी ना हो, और अगर होगा तो बहुत देर लगेगी। इसलिए आज हम कुछ बेसिक और स्पेसिफिक बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जिसमें एक शिक्षक के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आखिर टीचिंग स्ट्रेटजीज होता क्या है, शिक्षण रणनीतियाँ होता क्या है, कौन कौन सी होती हैं ये जो शिक्षण रणनीतियाँ? जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या पढ़ाते समय जिन भी हम स्टेप्स, तरीके या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, उम्र, स्थिति, क्लास से संबंधित जब तौर तरीकों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न चैनल्स का प्रयोग करते हैं, विभिन्न एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं, ये रणनीतियों में आ जाता है। आखिर हम करेंगे कैसे, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे विद्यार्थियों तक नॉलेज पहुंचाएं। कैसे, जब कैसे आ जाएगा तो बहुत सारे, जब हम बताने लगते हैं कि इस तरह से, इस तरह से, उस तरह से, पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे, ये क्या है? एक रणनीति है कि हम इस तरीके से करेंगे, ये हमारी रणनीति काम आ जाएगी। हम अपने निजी ज़िंदगी में भी करते हैं और टीचिंग में भी करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाती हैं, और एक जो विद्यार्थी है, जिसे हम भविष्य कहते हैं समाज का, उसका निर्माण बेहतर होता है, और जिससे हमारे देश का निर्माण बेहतर होता है। जिसमें सबसे पहली रणनीति जो एक शिक्षक को अपनानी चाहिए कि स्पष्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्पष्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि स्पष्ट शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो होने चाहिए, कि आखिर हम क्यों जा रहे हैं ये करने, इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में क्या निर्मित होगा, विद्यार्थी कैसे बनेंगे, क्या विद्यार्थी इसे पढ़ने के बाद देश में अपना योगदान दे पाएंगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। ये सारे हमारे बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं कि जब हम ये कर लेंगे तो विद्यार्थियों में ये विकसित हो जाएगा। तो उद्देश्यों का होना बहुत ज़रूरी है। हम पहले उद्देश्य बना लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने आज टॉपिक पढ़ाने गए हैं। जब आप क्लास में जाते हैं तो उद्देश्य बना के जाते हैं कि विद्यार्थियों को इस चीज़ का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को इसके प्रति चिंतन शक्ति विकसित करना, विद्यार्थियों में इससे संबंधित आने वाली समस्या को समाधान करने वाले चिंतन शक्ति या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप करना। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं। इनको पूरा करने के लिए हम तैयारी करते हैं, वही तो रणनीति है।
और हमारा पहला रणनीति यही है कि हम एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि हम जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम सबसे पहले एक क्लियर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, एकदम स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य होने चाहिए कि हम विद्यार्थियों को क्या देना चाहते हैं। दूसरा, जब उद्देश्य एकदम क्लियर होते हैं तो हमारे अंदर जो थिंकिंग होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो एक एक्सेप्टेंस की भावना होनी चाहिए, स्वीकार्यता की भावना होनी चाहिए। क्योंकि जब हम उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक रणनीति है कि हर शिक्षक के पास स्वीकार्यता की भावना होनी चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी एक जैसा नहीं है, क्योंकि हम खुद एक जैसे नहीं हैं, इसलिए वो भी विभिन्न होंगे। तो हमें एक्सेप्टेंस करना होगा, और जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो पॉजिटिविटी अपने आप को रिलेट करेगी विद्यार्थियों से। क्योंकि हमारे क्लासरूम में डाइवर्सिटी बहुत होती है, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भाषा के, विभिन्न एरियाज से आए हुए बच्चे होते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत होती है। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो सक्रिय भागीदारी अपने आप हो जाती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन अपने आप हो जाता है। ये एक रणनीति है कि विद्यार्थियों को एक्टिव पार्टिसिपेट करना। एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो जो पढ़ाएंगे वो सीखेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेट जैसे ही होंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब सीखने का बेहतर वातावरण तैयार करेंगे। हमने सबको एक्सेप्ट किया, हाय हेलो नमस्ते, एक जो हेल्दी एनवायरनमेंट जिसे हम क्लास रेडीनेस कहते हैं, कक्षा की तैयारी कहते हैं, वो जब बेहतर कर लेते हैं तो हम इसका मतलब अब क्या करेंगे, बच्चे सब शामिल हो गए, अब हम सीखने का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, सीखने का वातावरण बनाएंगे। ये भी एक रणनीति है। कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हमारा क्लासरूम बेहतर है, हमारे क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था कैसी है, क्या पढ़ाना है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, ये सब रणनीति के तहत आता है। विद्यार्थियों के दिमाग में तो बाद में सब चीज़ें पहुंचती हैं, लेकिन एक शिक्षक को बहुत सारी रणनीतियां करनी पड़ती हैं। जब सीखने का सकारात्मक वातावरण बना लेता है और उसे पता चल जाता है कि डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं, तब वो फिर से नेक्स्ट रणनीति का इस्तेमाल करता है, स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो विभिन्नता होती है निर्देश देने में, वो अपनाना चाहिए। एक ही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे तो शायद विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। हर एक शिक्षक को अपने तरीके अपनाने पड़ते हैं, वही जान सकता है कि मेरे क्लास के विद्यार्थियों में डिफरेंशिएशन क्या क्या है। और जब डिफरेंशिएट तरीके से पढ़ाते हैं तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या जाता है। अब डिफरेंशिएशन में हम ऑडियो तरीके से लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, विजुअल फॉर्म में कर सकते हैं, चैनल होता है डिफरेंशिएट करने का। हम विद्यार्थियों तक पहुँचें कैसे, उनके माइंड सेट तक पहुँचें कैसे, उनकी समझ तक, जो उनका कॉग्निटिव लेवल है, उन तक पहुँचें कैसे, इसलिए हमको डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा जब हम ये कर लेते हैं तो अलग अलग तरीके, जिसको हम मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि केवल एक ही सेंसरी वाले बैठे हैं, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सभी को एजुकेशन मिल जाए, नीड बेस्ड हो, आवश्यकता आधारित हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हो। हमारी रणनीति में ये सब शामिल होना चाहिए। जब मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस होंगे, टीचिंग होगी, तो इसका मतलब जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, अगर उनमें से किसी एक की समस्या भी हो जाए, जैसे अगर क्लासरूम में इंक्लूसिव सिस्टम है और वहाँ पर ऐसा भी बच्चा बैठा है जो देख नहीं सकता, मीन्स विजुअल इम्पेयरमेंट है, या लो विज़न है, या ब्लाइंडनेस है पूरी तरह से, तो वो सुन तो सकता है,
यानी अगर हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे तो केवल विजुअल ही नहीं, ऑडियो भी दे सकते हैं, टैक्टाइल भी दे सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी दे सकते हैं। हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग स्टाइल जितनी बेहतर अलग अलग तरीके से होगी, इतना डिफ्रेंसिएशन होगा, विद्यार्थी उतना ही बेहतर सीख पाएंगे। डिफरेंस एक रिसोर्सेस का काम करता है, डिफ्रेंसिएशन एक डाइवर्सिटी, एक रिसोर्सेस का काम करते हैं। इसलिए हमको अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। दृश्य सहायक तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ती है। दृश्य सहायक मतलब देखने वाली जो असिस्टिव चीज़ें होती हैं, आजकल हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आप देखते हैं प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे विद्यार्थी विजुअलाइज कर पाता है, अच्छे से सीख पाता है, और ये किसी भी लेवल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अलग मोस्टली हम देखते हैं कि जो हायर लेवल होता है वो लेक्चर मेथड से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ भी करें तो बहुत बेहतरीन होगा। खास करके जो एक चीज़ बहुत कम लोग अपनाते हैं, जो परिकल्पना और परियोजना होता है, जैसे कि हम हाइपोथेसिस करने को बच्चों को दें, ये एक रणनीति में होना चाहिए, और उसको जो एक्सपेरिमेंट कैसे हो, उसका प्रोजेक्ट कैसे एक्टिवेट हो, उसको करें कैसे। क्या बच्चों को हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं जो बच्चे कल्पना कर सकें कठिन से कठिन चीज़ों का, कठिन से कठिन थिंकिंग तथ्यों का, जिससे वो उसको एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर सकते हैं। करना चाहिए, हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। इसके अलावा जो सहयोगी भूमिका होती है, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव रोल कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हम कई बार देखते हैं कि एक से दूसरे विद्यार्थियों में कितना भिन्नता होती है, जिसकी वजह से कोऑपरेट नहीं हो पाता है। हम कई बार देखते हैं कि एक शिक्षक कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को चुन लेता है और उन्हीं को पढ़ाने की कोशिश करता है, उन्हीं से ही अधिकतर बात करने की कोशिश करता है। ये रणनीति बहुत गलत है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं कि ये शिक्षक केवल कुछ ही विद्यार्थियों का भला करना चाहता है, या उन्हीं पर क्यों फोकस करता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि जो शिक्षण रणनीतियां हैं, जो तरीके होते हैं, उनको सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, सभी विद्यार्थी सीख सकें, ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते, सभी विद्यार्थियों तक नॉलेज जो डिलीवरी सिस्टम है, सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, जो मैच्योरिटी है, जो सिस्टम है कॉग्निटिव लेवल का, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड जो लर्निंग होती है, जिसको हम व्यक्तिगत अधिगम कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि हमारा क्लासरूम डाइवर्सिटी से भरा होता है, विभिन्नता भरा होता है। विभिन्नताएं इतनी होती हैं कि कई बार स्लो लर्नर भी होते हैं, अलग अलग डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं, अलग अलग सीखने समझने वाले बच्चे भी होते हैं, क्योंकि हमारी क्लास एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। अब जब अलग अलग सीखने वाले होते हैं, किसी डिसेबल्ड बच्चे से या किसी स्लो लर्नर को हमें क्या करना होता है, व्यक्तिगत अधिगम भी करवाना पड़ता है, जिसे हम आईईपी कह सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। उस व्यक्ति को लिए जांच करना, पता लगाना कि आखिर ये स्लो क्यों है, अलग तरीके से कैसे सीख सकता है। अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे तो शायद बेहतर हो पाएगा। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शंस, स्कैफोल्डिंग लर्निंग, जिसे आप जानते होंगे, लेव वाइगोत्स्की महोदय ने, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये टर्म दिया है स्कैफोल्डिंग, जिसको कहते हैं टेम्पोरेरी सपोर्ट। एक जो शिक्षक होता है, उसकी रणनीतियों में ये शामिल होना चाहिए कि बच्चों को स्पून फीडिंग सिस्टम ना कराए। जहाँ पर उसको ज़रूरत हो वहीं पर सपोर्ट दे। हर समय सपोर्ट देने से जो विद्यार्थी होता है, उसके सीखने का जो स्तर होता है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर वो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेगा। इसलिए टेम्पोरेरी सपोर्ट का होना आवश्यक है। हमारी रणनीति में शामिल होना चाहिए कि जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। हमें जो कल्चरल कंजर्वेशन होता है वो भी साथ में बना रहे। जो सांस्कृतिक संरक्षण या होता है वो बेहतर बना रहे, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल
होगा, ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करना अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं और बता रहा हूँ, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की रणनीति होनी चाहिए, इक्विटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, नीड बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। हम सभी विद्यार्थियों को नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड टीचिंग करेंगे, लाइक दैट कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, सक्रिय अधिगम होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का विद्यार्थियों तक पहुंचना और एक विद्यार्थियों का शिक्षक के शब्द, नॉलेज और स्थिति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक का विद्यार्थियों से जो संबंध होता है वो एजुकेशनली इतना हेल्दी एनवायरनमेंट या हेल्दी कोऑपरेटिव सिस्टम वाला होना चाहिए, जहां एक विद्यार्थी किसी भी तरह का सवाल करने से डरे ना, किसी भी तरीके से सवाल कर सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, जिसको हम यूडीएल कहते हैं, जो सीखने का सार्वभौमिक ढांचा होता है, ऐसी रणनीति भी हमें लेकर के चलनी चाहिए, जहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वन टीच वन असिस्ट मेथड को। ये रणनीति हमारे तहत होनी चाहिए, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं कि एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है और दूसरा शिक्षक सहयोग कर रहा होता है। कई बार चार्ट पेपर दिखाना हुआ, कई बार फ्लैश कार्ड दिखाना हुआ, कई बार कोई टेक्नोलॉजी ऑन करनी हुई, एक शिक्षक पढ़ाता रहता है और उससे संबंधित समय समय पर चीज़ें दिखती रहती हैं। हमारी ये सब रणनीति में शामिल होना चाहिए। प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये फीडबैक जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, ज़रूरी भी है, विद्यार्थियों से लेना चाहिए, एट ए टाइम लेना चाहिए, बाद में भी लेना चाहिए। मूल्यांकन के तरीकों में दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, एक तो फॉर्मेटिव और एक समेटिव। जो माइकल स्क्रीबेन महोदय हैं 1967 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट या जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक आकलन, या समेटिव असेसमेंट जिसे हम कहते हैं योगात्मक आकलन। तो संरचनात्मक का मतलब होता है कि शिक्षण के दौरान किया जाने वाला आकलन या मूल्यांकन। हालांकि मूल्यांकन अलग चीज़ होती है जो जजमेंट को शो करता है, और योगात्मक जो सिस्टम होता है वो अंत में जो एग्ज़ाम होता है उसको शो करता है। खास करके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका है वो बहुत बेहतरीन होता है। इससे होता क्या है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों की स्थिति, अधिगम स्तर और उनके कॉग्निटिव लेवल का पता लगा लेता है, साथ ही एक शिक्षक के स्तर का भी पता चल जाता है। तो रणनीतियाँ इतनी बेहतर होनी चाहिए कि विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सके। खास करके जो रिलेशन होता है वो बहुत बॉन्डिंग भरा होना चाहिए, अदरवाइज बेहतर नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो तरीका है बहुत, ये भी रणनीति में हमारी होना चाहिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो अधिगम के लिए आकलन सिखाने से पहले भी हम कर सकते हैं, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो सिखाने के बाद किया जाता है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो एक विद्यार्थियों के लिए ना केवल स्कूल लेवल, ना केवल कॉलेज लेवल, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल में भी हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और विद्यार्थियों में ऐसे क्रिएटिव सृजनात्मक थिंकिंग, एक बेहतर कॉग्निटिव लेवल जिसे हम संज्ञानात्मक स्तर कहते हैं, एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग जो समस्या समाधान की विधि है, क्योंकि एक विद्यार्थी देश का भविष्य होता है और समाज में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं का समाधान वो कर सके, इसलिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए शिक्षक कुछ रणनीतियों का इस्तेमाल करता है जो कि क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, जहाँ पर एक्सेसिबल हो, फ्रेंडली हो, हेल्दी हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो ये सारी चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो एक विद्यार्थी का निर्माण बहुत बेहतर होगा। ऐसे बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो ये टीचिंग स्ट्रेटजीज़ थी। आप और भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी यदि कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।